हेलो स्टूडेंट्स, इनऑर्गेनिक के अंदर अपन पहला जो चैप्टर लेंगे 11th क्लास में वो है पीरियोडिक टेबल। और पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड हमारे पास सारी की सारी ब्लॉक केमिस्ट्री है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स हो गए, पी ब्लॉक एलिमेंट्स हो गए, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हो गए। तो बड़ा ही बेसिक चैप्टर है। और पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने से पहले अपने को हल्का सा थोड़ा सा एटॉमिक स्ट्रक्चर के कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं या कुछ बेसिक चीज़ें जिनको अपने को जानना आवश्यक है। अपन सबसे पहले थोड़ा सा एक आइडिया लेंगे क्वांटम नंबर्स का भी और कुछ बेसिक चीज़ों का जो कि अपने को पीरियोडिक टेबल में मदद करेगी। चैप्टर अपन पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ ही पढ़ेंगे। तो जो चैप्टर का नाम हमारे पास है इनऑर्गेनिक में वो है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। तो स्टूडेंट्स, पीरियोडिक टेबल आप सभी जानते हैं। हमारे पास डिफरेंट ग्रुप्स और पीरियड्स में उनको क्लासिफाई किया है एलिमेंट्स को। वर्टिकल कॉलम्स को अपन ग्रुप्स बोलते हैं और हॉरिजॉन्टल रोज को अपन पीरियड्स बोलते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, फर्स्ट ग्रुप में हमारे पास एल्कली मेटल्स हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रोंशियम। इसमें अपन हाइड्रोजन को एल्कली मेटल नहीं मानते, बाकी सभी लिथियम से लेकर और फ्रोंशियम तक वो सभी हमारे पास एल्कली मेटल्स हैं। अब अपन पीरियोडिक टेबल स्टार्ट करने से पहले हल्का सा एक आइडिया लेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर से कुछ चीज़ों का जो कि अपने को पीरियोडिक टेबल में हेल्प करेंगे। कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स अपने को चाहिए होंगे जो कि अपने को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी मदद करेंगे स्टूडेंट्स, और अपने को जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं एलिमेंट्स की उसमें भी अपने को वो मदद करेंगे। तो अपन सबसे पहले पीरियोडिक टेबल और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने से पहले अपन हल्का सा एक आइडिया लेते हैं उन चीज़ों का जो कि अपने को पीरियोडिक टेबल में मददगार रहेंगी, जो कि अपने को हेल्पफुल रहेंगी। तो मैं स्टूडेंट्स सबसे पहले हल्का सा अपन आइडिया लेते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स का। सबसे पहले हमारे पास जो काम आएगा अपने लिए वो है डी ब्रॉगली इक्वेशन, क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन गिवन बाय मैक्स प्लैंक, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और इससे रिलेटेड अपने पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। और फिर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के स्टूडेंट्स हमारे पास जो सॉल्यूशंस होंगे उनको अपन क्वांटम नंबर्स बोलते हैं। क्वांटम नंबर्स ये वो चार सेट हैं नंबर्स के जो एक इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन को बताने के लिए ज़रूरी हैं। जैसे अपने को एक वर्ड में कोई आदमी है और उस वर्ड के अंदर कोई आदमी को अपने को पता करना है कि जनाब वो वर्ड में आदमी कहाँ पर है, तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले ये पूछते हैं साहब कौन से देश में जो है वो आदमी रहता है, द कंट्री टू विच द पर्सन बिलोंग्स। तो सबसे पहले वर्ल्ड में कौन सा देश है जिसमें वो रहता है, फिर उस कंट्री में कौन सी सिटी है, स्टेट है, किस राज्य में वो रहता है, किस स्टेट में किस सिटी में वो रहता है, और सिटी के बाद वो किस स्ट्रीट नंबर या हाउस नंबर में वो रहता है। तो एक जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन को डिफाइन करने के लिए अपने को
कुछ नंबर्स चाहिए होते हैं जिनको अपन क्वांटम नंबर्स बोलते हैं, जो कि उस इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन अपने को प्रोवाइड करते हैं। तो अपन जो बेसिक चीज़ें हैं रिगार्डिंग एटॉमिक स्ट्रक्चर्स विच आर हेल्पफुल इन पीरियोडिक टेबल, वो हमारे पास सबसे पहले है, अपन पढ़ेंगे क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। पॉइंट नंबर 1 इज क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। Quantum theory of radiation, it is given by Max Planck. ये थ्योरी जो है मैक्स प्लैंक्स ने दी थी। दिस थ्योरी इट इज गिवन बाय मैक्स प्लैंक। अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लैंक, कोई भी अगर एक हॉट बॉडी है, इट ऑलवेज एमिट्स एनर्जी नॉट कंटिन्यूअसली बट डिसकंटिन्यूअसली इन फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी विच आर सेड टू बी क्वांटम। इन प्लूरल इट इज सेड टू बी क्वांटा। कोई भी अगर हॉट बॉडी है और अगर वो एनर्जी एमिट कर रही है, हॉट बॉडी कोई सी भी हो XYZ, अगर जब भी वो एनर्जी रेडिएट करेगी तो ऐसा लगता है अपने को कि अपने पर पड़ रही है कोई एनर्जी, तो ऐसा लगता है वो कंटिन्यूअसली आ रही है। नहीं, लेकिन वो कंटिन्यूअसली नहीं आती है। इट इज एमिटेड बाय ए हॉट बॉडी not in continuous manner, rather in discontinuous manner, in form of small packets of energy which are said to be quantum। उनको अपन क्वांटम बोलते हैं। तो जो मैक्स प्लैंक है उसने जो पहली बात कही उसको अपन सबसे पहले लिखते हैं, ए हॉट बॉडी emits energy not continuously rather discontinuously in form of small packets of energy, in form of small packets of energy which are said to be quantum। which are said to be quantum। in plural said to be quanta। अगर अपने ऊपर सपोज करो मैं हूँ, कोई भी XYZ ह्यूमन बीइंग है, उस पर एनर्जी गिर रही है, सपोज करो ये ट्यूबलाइट है और ट्यूबलाइट से एनर्जी गिर रही है, तो मुझे तो ऐसा लगेगा कि ये कंटिन्यूस फॉर्म में गिर रही है, लेकिन ये कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं गिरती है। अगर यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है XYZ, कोई आदमी है यहाँ पर,
और इस आदमी पर एक बल्ब है और ये बल्ब से एनर्जी गिर रही है रेडिएशन के रूप में, तो ऐसा लग रहा है जो आदमी उस पर एनर्जी कंटिन्यूस लूप में गिर रही होगी इस हॉट बॉडी से, लेकिन वो ऐसा होता नहीं है। वो स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी के रूप में डिसकंटिन्यूस मैनर में उस आदमी पर गिरती है, जिसको अपन क्वांटम बोलते हैं। लाइट के जो लाइट होती है उसके लिए अपन क्वांटम को फोटोन से रिप्लेस करते हैं, मतलब पार्टिकल्स ऑफ लाइट या क्वांटम्स ऑफ लाइट, दीज आर सेड टू बी फोटोन्स। अपन उसको फोटोन्स के नाम से जानते हैं। दी पार्टिकल्स ऑफ लाइट, दीज आर सेड टू बी फोटोन्स, उनको अपन फोटोन्स बोलते हैं कि अपने ऊपर जो है क्वांटम पड़ रहे हैं लाइट के, इन क्वांटम ऑफ लाइट को अपन फोटोन्स का नाम देते हैं। तो पहली बात जो मैक्स प्लैंक ने कही वो कही कि ए हॉट बॉडी emits energy not continuously, rather discontinuously in form of small packets of energy which are said to be quantum. In plural they are said to be quanta, उसको अपन क्वांटा कहते हैं। दूसरी बात उसने क्या कही, द एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच क्वांटम ऑफ रेडिएशन is proportional to the frequency of the emitted radiation. That is, E is directly proportional to nu. Nu is frequency. Frequency अपन जानते हैं, number of waves that strike a particular point in 1 second. एक सेकेंड में एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कितनी वेव्स स्ट्राइक करती हैं, वो उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो मैक्स प्लैंक ने कहा जो एनर्जी एसोसिएट होगी किसी भी क्वांटम से, तो द एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच क्वांटम इट इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एमिटेड रेडिएशन। दैट इज ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, न्यू इज फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी को प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए उसने एक कांस्टेंट लगाया जिसको अपन बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। तो दूसरी बात जो उसने कही, उसने कहा द energy associated with each quantum of radiation is proportional to the frequency of emitted radiation. The energy associated with each quantum of radiation, it is proportional to the frequency of the emitted radiation. That is, E is directly proportional to nu. Nu is frequency. E is directly proportional to nu. और प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए अपन लिख सकते हैं E इज इक्वल टू एच न्यू। यहां पर हमारे पास जो H है, ये H हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट है। H इज प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू जो है हमारे पास वो है
6.62 into 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड। हमारे पास जो प्लैंक्स कांस्टेंट है उसकी वैल्यू है 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। तो उसने मैक्स प्लैंक्स ने कहा कोई भी क्वांटम अगर है तो उसकी जो एनर्जी है कोई भी क्वांटम की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एमिटेड रेडिएशन। फ्रीक्वेंसी जैसे कि मैंने आपसे कहा नंबर ऑफ वेव्स दैट स्ट्राइक ए पर्टिकुलर पॉइंट इन 1 सेकेंड, उसको फिर अपन फ्रीक्वेंसी का नाम देते हैं। तो ये उसने दूसरी बात कही कि द एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच क्वांटम ऑफ रेडिएशन इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एमिटेड रेडिएशन, दैट इज ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो E इज इक्वल टू एच न्यू, वेयर एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू इज 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। ये दूसरी बात हमारे पास क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन से रिलेटेड है। थर्ड वाली बात जो उसने कही वो उसने क्या कहा वो बताता हूं आपको। तीसरी बात उसने जो कही वो उसने ये कहा कि जो हॉट बॉडी है जो एमिट कर रही है एनर्जी, वो एमिट करेगी इधर इन फॉर्म ऑफ 1 क्वांटा और होल नंबर मल्टीपल्स ऑफ क्वांटा। मतलब मुझे अगर आपको 10 रुपये देने हैं तो वो 10 रुपये मैं आपको किस्तों में दूंगा EMI के रूप में। 1-1 रुपये की 10 किस्त दे दी मैंने, 2-2 रुपये की 5 किस्त मैंने आपको दे दी, लेकिन कभी भी मैं आपको फ्रैक्शन में नहीं दे सकता। मतलब E इज इक्वल टू एन एच न्यू, जहाँ पर n होल नंबर होगा, n की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। मतलब E इज इक्वल टू 1h न्यू, 2h न्यू, 3h न्यू, 4h न्यू एक्सेट्रा। बट जो n है उसकी वैल्यू हमारे पास कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। कभी भी n हमारे पास 1.5 ऐसे या 2.5 ऐसे कुछ नहीं हो सकता। तो मैक्स प्लैंक्स ने तीसरी बात क्या कही, उसने कहा कि हमारे पास जो कोई भी हॉट बॉडी एमिट कर रही है एनर्जी को, इट एमिट्स एनर्जी ईदर इन फॉर्म ऑफ 1 क्वांटा और होल नंबर मल्टीपल्स ऑफ क्वांटा। तो उस बात को अपन लिखते हैं सबसे पहले, ये हॉट बॉडी emits energy either as 1 quanta, either as 1 quanta, either as 1 quanta or whole number multiple और होल नंबर मल्टीपल ऑफ क्वांटा। दैट इज E इज इक्वल टू एन एच न्यू। यहाँ पर जो n है उसकी वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, लेकिन n की वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। कभी भी 1.5 एच न्यू नहीं हो सकता, कभी भी 2.5 एच न्यू नहीं हो सकता। मैंने आपको सिंपल एक बात कही, अगर मेरे को आपको 10 रुपये देने तो फिर मैं आपको 1-1 रुपये की 10 किस्तों में दूं या मैं आपको 2-2 रुपये की 5 किस्तों में दूं।
लेकिन मैं चाहूँ 1.5 रुपए की किस्त में दूं या 2.5 रुपए की किस्त में दूं तो वो पॉसिबल नहीं है। तो कोई भी जो हॉट बॉडी है वो एमिट कर रही है एनर्जी, जो एमिट कर रही है क्वांटा के रूप में, वो या तो एक क्वांटा होगी या उस क्वांटा का होल नंबर मल्टीपल होगी। मतलब E = 1h नहीं हो सकता है, 2h नहीं हो सकता है, 3h नहीं हो सकता है, 4h नहीं हो सकता है, लेकिन वो कभी भी फ्रैक्शनल वैल्यूज़ के रूप में नहीं होगी। मतलब n की वैल्यू कभी भी फ्रैक्शनल नहीं होगी, ना तो वो हमारे पास 1.5, 2.5, 3.5 ऐसे कोई भी वैल्यूज़ हमारे पास नहीं होंगी। तो ये सबसे पहले हमारे पास एक जो थ्योरी है इसको अपन बोलते हैं क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, जिसको मैक्स प्लैंक्स ने अपने को दिया था। उसके बाद जो इससे जस्ट बाद में आती है हमारे पास, वो आती है हमारे पास दैट इज ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का दोहरा चरित्र ये दिया था डी ब्रॉगली नामक वैज्ञानिक ने। डी ब्रॉगली ने कहा कोई स्मॉल अगर हमारे पास कोई हमारे पास स्मॉल पार्टिकल्स हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, फोटॉन्स हो गया, तो उनमें वेव नेचर भी होगा और पार्टिकल नेचर भी होगा, दोनों कैरेक्टर होंगे उसके अंदर। वेव नेचर को प्रूव करता है इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन। दो वेव्स हैं, मैं बोल रहा हूं तो कहीं जाकर वो दो वेव्स में इंटरफेरेंस हुआ, आपस में जुड़ गई, एक का क्रेस्ट और दूसरे का क्रेस्ट, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया। तो कई जगह साउंड की इंटेंसिटी ज़्यादा आ गई, कई जगह हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ तो साउंड की इंटेंसिटी ज़ीरो हो गई। तो जो वेव है वो हमारे पास डीलोकलाइज रूप में होती है, जबकि एक पार्टिकल हमारे पास लोकलाइज रूप में रहता है। तो डी ब्रॉगली की जो इक्वेशन है उसमें अपन पार्टिकल और वेव नेचर दोनों को आपस में रिलेट करते हैं कि भाई एक इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके अंदर वेव नेचर भी है और हमारे पास पार्टिकल नेचर भी है। ये डी ब्रॉगली इक्वेशन केवल माइक्रोस्कोपिक सिस्टम्स पे लगती है, बहुत छोटे छोटे कणों पे, इलेक्ट्रॉन पे, प्रोटॉन पे, फोटॉन पे, क्योंकि इनका मास बहुत कम होता है। अगर अपन बात करेंगे तो बेसिकली अगर अपन देखें तो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़, मैक्रोस्कोपिक जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे स्टोन हुआ, पत्थर हुआ, कोई हमारे पास क्रिकेट बॉल हुई, तो जिनका मास बहुत ज़्यादा है उन पर फिर ये डी ब्रॉगली इक्वेशन लागू नहीं हो पाती है, अप्लाई नहीं हो पाती है, बिकॉज ऑफ देयर वेरी हाई वैल्यू ऑफ मास। अब अगर अपन बात करते हैं तो डी ब्रॉगली इक्वेशन की अगर अपन बात करते हैं, ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन और डी ब्रॉगली इक्वेशन। डी ब्रॉगली ने कहा कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, बहुत स्मॉल पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, फोटॉन्स हैं, तो दे पजेस बोथ वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। तो सबसे पहले अपन बात लिख लेते हैं जो डी ब्रॉगली ने बोला। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, very small particles like electrons, protons, photons possess both wave nature as well as particle nature।
डी ब्रॉगली ने कहा कि स्मॉल पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, फोटोन हो, उनमें वेव नेचर भी और पार्टिकल नेचर भी है। वेव और पार्टिकल में क्या फर्क है? वेव डीलोकलाइज रहती है, पार्टिकल लोकलाइज्ड होता है। एक समय पर एक से ज़्यादा वेव्स प्रेजेंट रहती हैं, 2 or more waves can be present at a particular point simultaneously, जबकि जो पार्टिकल्स हैं, 2 or more particles, they never exist at one point simultaneously। एक समय पर एक साथ एक ही पॉइंट पर कभी भी दो पार्टिकल्स नहीं रह सकते। पार्टिकल्स दे कैन बी काउंटेड, वेव्स दे कैन नॉट बी काउंटेड। तो जो इलेक्ट्रॉन है उसमें वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी। इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को प्रूव करता है इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन। इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल नेचर को प्रूव करता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये अभी अपन फिजिक्स में आप लोग आगे पढ़िएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। तो जो डी ब्रॉगली है उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, फोटॉन्स, उनमें वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है। अब डी ब्रॉगली इक्वेशन को अपन डिराइव करते हैं। डी ब्रॉगली इक्वेशन को अपन डिराइव करेंगे मैक्स प्लैंक की क्वांटम थ्योरी से और आइंस्टाइन थ्योरी से। आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग अपन सभी जानते हैं एनर्जी एसोसिएटेड विद ए फोटोन इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, और क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन गिवन बाय मैक्स प्लैंक उसके अकॉर्डिंग जो एनर्जी है ई इज इक्वल टू एच न्यू। उससे अपन जो है वो डी ब्रॉगली इक्वेशन को डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखें तो डी ब्रॉगली ने कहा क्या? उसने कहा वेरी स्मॉल पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, फोटॉन्स, दे पजेस बोथ वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। डी ब्रॉगली इक्वेशन माइक्रोस्कोपिक सिस्टम पे ही अप्लाई होती है, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम पे अप्लाई नहीं होती है बिकॉज ऑफ देयर वेरी हाई मास। उनका जो मास होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। अब अपन डी ब्रॉगली इक्वेशन को डिराइव करते हैं स्टूडेंट्स। Derivation of de Broglie equation. Derivation of de Broglie equation from quantum theory of radiation given by Max Planck. We know that energy associated with each radiation E is equal to h nu। तो अपन जानते हैं from Planck's theory of radiation we know that E is equal to h nu, where nu is frequency, और E is equal to h c by lambda। Frequency is c by lambda, where c is velocity of light। We all know c is 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी ऑफ लाइट। लैम्डा अपन सभी जानते हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ अपन सभी जानते हैं दी डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव क्रेस्ट और टू कंजिक्यूटिव ट्रफ, उसको अपन लैम्डा बोलते हैं। तो ये हमारे पास E इज इक्वल टू एच न्यू, न्यू फ्रीक्वेंसी c बाई लैम्डा है।
c इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लैम्डा इज वेवलेंथ। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो गई। दिस इक्वेशन नंबर 1 अपन आइंस्टाइन की थ्योरी से भी जानते हैं। From Einstein theory, जो हमारे पास आइंस्टीन की थ्योरी है, एनर्जी ऑफ ए फोटोन is given by E is equal to mc square, E is equal to mc square। हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, अगर अपन इक्वेशन 1 और 2 की बात करें तो अपन ये बोल सकते हैं दैट एच सी बाई लेमडा इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 दोनों तरफ से सी कैंसिल आउट हो गया। अपन ये बोल सकते हैं दैट लेमडा इज इक्वल टू एच बाई एम सी। ये हमारे पास डी ब्रॉगली इक्वेशन हो गई। सी हमारे पास वेलोसिटी ऑफ लाइट है, एम मास है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो लेमडा इज इक्वल टू एच बाई एम सी, इट इज डी ब्रॉगली इक्वेशन। लेमडा अपन सभी जानते हैं वेवलेंथ, ये तो करेक्टर है वेव का। मास इंटू वेलोसिटी, ये पार्टिकल का करेक्टर है। पार्टिकल में हमारे पास मास भी होता है, उसके पास हमारे पास वेलोसिटी भी होती है, और मास इंटू वेलोसिटी इसको अपन मोमेंटम भी बोलते हैं। तो E इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी, ये हमारे पास डी ब्रॉगली इक्वेशन हो गई। अगर कोई पार्टिकल वेलोसिटी v से मूव करता है तो फिर अपन c की जगह वेलोसिटी v से अपन उसको रिप्लेस कर देते हैं। तो अगर अपन बात करें तो अपन ये बोल सकते हैं कि अगर कोई पार्टिकल है, अगर वो वेलोसिटी v से चल रहा है, देन डी ब्रॉगली इक्वेशन it becomes lambda is equal to h by mv। lambda is equal to h by mv, mass into velocity, that is momentum। ये हमारे पास मोमेंटम होता है। तो अपन ये बोल सकते हैं दैट लेमडा इज इक्वल टू एच बाई पी, वेयर पी इज मोमेंटम। एच हमारे पास कांस्टेंट है ही सही, तो अपन ये बोल सकते हैं लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम, दैट इज हायर इज द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ जितनी ज़्यादा होगी मोमेंटम उतना कम होगा, और उल्टा अगर अपन बोले तो अपन ये बोलेंगे हायर इज द मोमेंटम, लोअर इज द वेवलेंथ। तो अपन इस रिलेशन की बात कर सकते हैं। तो ये हमारे पास डी ब्रॉगली इक्वेशन हो गई, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम वी, और मास इंटू वेलोसिटी इज मोमेंटम। तो एच इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, और लैम्डा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम बिकॉज एच इज कांस्टेंट। उसके बाद अपन ये भी बात कर सकते हैं, तो ये हमारे पास डी ब्रॉगली इक्वेशन हो गई, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम सी और लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम वी।
उसके बाद अगर अपन देखें तो अपन ये बोल सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की, अपन ये बोल सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की, द काइनेटिक एनर्जी of electron that is kinetic energy Ke is equal to half mv square और 2 into काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mv स्क्वायर। ये हो गया। अगर अपन दोनों तरफ मास से मल्टीप्लाई कर दें तो अपन ये बोलेंगे 2 into काइनेटिक एनर्जी इंटू मास इज इक्वल टू m स्क्वायर v स्क्वायर। अपन ने दोनों तरफ मास से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आ गया 2 into काइनेटिक एनर्जी इंटू मास इज इक्वल टू m स्क्वायर v स्क्वायर। या अपन ये बोल सकते हैं कि 2 into काइनेटिक एनर्जी इंटू मास इज इक्वल टू p और इसका स्क्वायर रूट ले लिया। क्यों? क्योंकि मास इंटू वेलोसिटी है तो मोमेंटम है, तो m स्क्वायर v स्क्वायर हमारे पास p स्क्वायर हो गया, दैट इज मोमेंटम का स्क्वायर। या अपन अगर 2 into काइनेटिक एनर्जी इंटू मास, इसका अगर अपन अंडर रूट कर लेंगे तो फिर वो हमारे पास मोमेंटम के बराबर p के बराबर आ जाएगा। अब अपन जानते हैं लैम्डा इज इक्वल टू h बाई लैम्डा इज इक्वल टू हमारे पास h बाई पी। मोमेंटम की जगह अपन ये रख दें तो अपने पास आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू 2 into काइनेटिक एनर्जी इंटू मास, उसका अंडर रूट। तो ये हमारे पास हो गया लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 into काइनेटिक एनर्जी इंटू मास। ये भी हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया जिससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो अपने पास डीपीपी में है, वो भी अपन देखेंगे। तो ये एक सिंपल हमारे पास फॉर्मूला और हो गया। तो बेसिक डी ब्रॉगली इक्वेशन तो हो गई लैम्डा इज इक्वल टू h बाई एम सी। या अगर अपन c वेलोसिटी ऑफ लाइट को सिंपल कोई पार्टिकल अगर चल रहा है और उसकी वेलोसिटी v है उससे रिप्लेस करते हैं तो लैम्डा इज इक्वल टू h बाई एम वी हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास डी ब्रॉगली इक्वेशन हमारे पास हो गई। उसके बाद सबसे पहले अपन कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं वेव की, कि भाई जो एक वेव है उसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स से अगर अपन देखें तो उन जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में वेव के क्या क्या हमारे पास आता है।